बिलाल कैनी साहब स्ट्रेंजर्स का नारा लगाया कि ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये जीते हुए नहीं हैं और आकर कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं। रिजर्व सीट्स का अपने तौर पर मामला है। फिर जैन कुरैशी साहब ने कहा कि बेहतर होता कि हाउस मुकम्मल होता तो इंतखाब होता ना, ये एक गलत रिवायत सेट हो रही है। क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, जब गौहर साहब ये बात वहाँ पे कर रहे थे तो मैं वहाँ पे मौजूद था। बदकिस्मती की बात तो ये है कि एक आगाज़ ही पहले दिन इस आज नेशनल असम्बली का इस PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक गलत तरीके से इस तरीके से किया कि गौहर साहब ने तो जब अपनी बात की तो स्पीकर साहब ने उनको मौका भी दिया, हम वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने इनको इंटरप्ट भी नहीं किया। मगर जब ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए बोलने के लिए तो उस टाइम पे इन्होंने वही हुल्लड़बाजी और असेंबली के सेशन को रोकने की, उसमें रुकावट डालने की कोशिश की ताकि कोई बात ना कर सके। तो ये डे वन से वही अपनी पुरानी रवायत पे बरकरार रहे हैं। जहाँ तक उनकी बात है स्ट्रेंजर की, तो देखिए उनके लिए तो 2018 की RTS डाउन जो है वो स्ट्रेंजर इन द हाउस नहीं है। उनके लिए वो तो स्ट्रेंजर इन द हाउस नहीं है जहाँ पे कासिम सूरी साहब स्टे ले लेके डिप्टी स्पीकर भी बन गए हों और उसके बाद ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर हों, उसके बाद वो इलीगली पार्लियामेंट को, नेशनल असम्बली को डिसॉल्व भी करें। तो उनके लिए तो वो वाली जो इलेक्शंस हैं वो जायज़ होते हैं। इनका तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है। आज भी ये कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे ये सीटें जीते हैं वो तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे बिल्कुल ठीक था, जहाँ पे ये सीटें आ रहे हैं वहाँ पे ये ख़राब है। तो इनसे हमेशा इसी बात की तवक्को की जाती है। बाकी बात की जैन साहब ने भी अभी, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स का हक है जहाँ पे वो समझते हैं कि कोई ख़राबी हुई है या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या कोई भी वो समझते हैं कि रिजल्ट सही नहीं है। फॉरम्स, लीगल फॉरम्स मौजूद हैं। ECP में लोग गए हुए हैं। अगर ECP से आपको नहीं मिलता तो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और देखिए दूसरी बात, जहाँ तक इस अभी आप बात कर रहे थे रिज़र्व सीट्स की, तो देखिए बात यह है कि एक जमात है जिसने एक लिस्ट जमा कराई, जिस जमात ने इवेंचुअली इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किए, और एक जमात है जिसकी पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसने ना कोई रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट जमा कराई, ना उसके कोई मेंबर्स इलेक्ट हुए। फिर दीगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब वो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि दूसरी जमात की रिजर्व लिस्ट को ये ओन कर लें। तो देखिए, आपने कहीं आइन और कानून के मुताबिक भी चलना है। आपने देखना है कि क्या आइन में एक गुंजाइश है कि क्या एक ऐसी पार्टी जिसने ना कोई लिस्ट जमा कराई हुई है, ना उसके अपने कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड थे, जस्ट बिकॉज इंडिपेंडेंट्स ने एक नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स ने उसको ज्वाइन कर लिए, तो क्या वो दूसरी पार्टी की अब रिजर्व सीट्स की लिस्ट ओन करने के काबिल है? क्या ये भी कहीं पे कोई कानून और आइन इजाज़त देता है? मेरा तो नहीं ख्याल कहीं देता है। और दूसरी बात तो देखिए, ये फिर हेंस अब ये कोई आइनी तरीका बता दें, इसमें कोई है तो ठीक है। मगर देखिए, ये मामला ECP में है, ECP में इसका बाकी सियासी जमातों की है। बिलाल साहब, अगर जो दलील बाकी जमातों की अगर वो मान ली जाए और उसके मुताबिक अब मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को देखें तो वहां पर इतना दिलचस्प फॉर्मूला बनता है कि एक जमात है JUI, उसकी 7 सीटें हैं, उनको अगर PTI के हिस्से की सीटें दे दी जाएं तो उनको 10 रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, यानी अपनी जीती हुई 7 हैं उसके ऊपर 10 उनको मिल जाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4 हैं, उनको मजीद 6 मिल जाएंगी। तो ये भी तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना पब्लिक मैंडेट की। जी देखिए, बात यह है कि आप जरा टेक्निकली नेशनल असेंबली की कॉम्पोजिशन को देखें। दीगर जमातें हैं जिनके निशान के ऊपर कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया और वो इलेक्शन जीत के आई। PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MQM है और जमातें हैं। फिर एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट्स है जो कि इलेक्शन लड़े, चलें वो इलेक्शंस में वो जीते, हम चलें अभी उनकी मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं। और उसके बाद वो बतौर इंडिपेंडेंट्स उनने एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जमात को ज्वाइन कर दिया जिसकी कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं है। तो अब ये ही जमातें हैं जो पार्लियामेंट में हैं और उनमें से एक जमात है जिसके पास कोई 80 या से ज़ायद या जितने भी इनके लोग हैं उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, मगर उसकी कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं है। तो माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने भी लोगों से बातचीत भी की है, वो यही है कि नेक्स्ट स्टेप यही है कि क्योंकि आपके पास 80 इंडिपेंडेंट्स हैं जो अब एक ऐसी जमात के हिस्सा हैं जिसके पास रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं है, तो जो रिजर्व सीट्स नहीं अभी या वेकेंट हैं या नहीं फिल्ड हैं, तो उसको फिर जो बकिया जमातें जिनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है उनके अंदर आपने इवनली उनकी जनरल सीट्स के मुताबिक आपने उनको शेयर देना है। ये लीगली और टेक्निकली यही मौक़िफ़ है जो मैंने दीगर लीगल एक्सपर्ट से सुना है। मगर देखिए जी
चलें बिलाल कियानी साहब, अगर ये जो सवालात इस इलेक्शन पर उठ रहे हैं, ये इलेक्शन पर उठने वाले सवालात अगर IMF प्रोग्राम के रास्ते में कुछ रुकावट बनते हैं तो क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? जी देखिए, मैं जैन साहब बड़े काबिल एहतराम है, चले उन्होंने अपनी एक जमात का मौक़िफ़ पेश किया, मगर मैं रिस्पेक्टफुली इससे डिसएग्री करता हूँ। जी देखिए, इस जमात की, PTI की और इस शख्स की, इमरान खान की एक तारीख़ है अब मुल्क में मईशत को सबोटाज करने की और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी सबोटाज करने की। मगर अगर अभी आप मईशत को ही देख लें तो इन्होंने 2013 से 18 के दरमियान भी जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विज़िट था उस टाइम पे भी इन्होंने कोशिश की और इंश्योर करवाया कि उसका विज़िट कैंसिल हो। उसके बाद फिर IMF का प्रोग्राम जब इन्होंने खुद एक टूटा फूटा प्रोग्राम किया, उसको ना चला सके, तो जब जाती हुई हुकूमत नज़र आई तो खुद ही अपने प्रोग्राम की शराइत तोड़ी और उस प्रोग्राम को सस्पेंड करवाया ताकि एक क्राइसिस बने, वो एक डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़े। और जब फिर हमारी हुकूमत आई, 16 माह की हुकूमत आई, तो जब वो इन्हीं का प्रोग्राम रिवाइव करने की तरफ गई तो तैमूर झगड़ा साहब ने इन्होंने अपने सूबाई वज़राए ख़जाना को उस टाइम पे हदायत दी कि इमरान खान साहब की हदायत है कि चिट्ठियाँ लिखें IMF को ताकि प्रोग्राम रिवाइव ना हो सके। फिर इन्होंने कहा जी ये हमारा मकसद नहीं था। 19 सूबे के हकूक़ की आड़ में उन्होंने ये प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की और ये बात फिर जब बाद में ऑडियो लीक्स में आपके सामने आ गई, शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब की बड़ी मशहूर ऑडियो है, तो उसके बाद आज इसी बात की एक कंटिन्यूएशन है। देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी है इसमें बड़ा वाज़े लिखा है, एक प्रीएम्बल ज़रूर है जहाँ पे एक उन्होंने फसाद देने की कोशिश की है कि हम किसी भी IMF की फैसिलिटी के राह में नहीं आना चाहते, मगर अगर आप उसका ऑपरेशनल पैरा पढ़ें, नहीं डालना और मैं आपको पढ़ के ज़रूर, ऑपरेशन एक सेंटेंस है एंड में, नहीं जी डालना चाहते हैं, बिल्कुल डालना चाहते हैं। और अपने इस चिट्ठी के अंदर इमरान खान साहब वाज़े तौर पे अपनी इलेक्शंस की डिमांड के साथ प्रोग्राम को नथी कर रहे हैं, कंडीशनल कर रहे हैं। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये शख्स बार बार अपनी सियासत की आड़ में, अपनी कुर्सी के हवस के अंदर मुल्क को बार बार सबोटाज करता है। बार बार ये शख्स चाहता है मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने पे कायल है जब तक इसको इसकी कुर्सी ना मिले। और मैं आपको जुमला पढ़ के सुनाना चाहूंगा इनके लेटर से, ये इनके लास्ट 2-3 पैराज में से है। We therefore call upon the IMF to give effect to the guidelines adopted by it with respect to good governance, as well as conditionalities that must be satisfied prior to the grant of a finance facility, that is to burden the people of Pakistan with further debt. ठीक है जी। तो उन लोगों ने कंडीशनैलिटीज का लफ्ज आपके सामने बाकायदा यूज किया और उन्होंने कहा कि जी ये हमारी जो मंशा है, ये जो हमारी डिमांड है, ये जरूरत मस्ट बी सेटिस्फाइड किसी भी फाइनेंस फैसिलिटी के ग्रांट से पहले, जो कि पाकिस्तानी लोगों के ऊपर एक बर्डन होगा। तो उन्होंने आपको कह दिया कि जी हमारी डिमांड पूरी करें, ये हमारी कंडीशन है इस प्रोग्राम को देने से पहले। और नंबर 2 ये कि ये प्रोग्राम तो वैसे ही लोगों के लिए खराब है, वो भी इन्होंने इंप्लाई कर दिया। तो देखिए, ये आज से ही ये रोडे अटका रहे हैं। यही रवैया हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पे देखा। गौहर साहब ने खड़े होकर अपनी पूरी बात की, मगर जब ख्वाजा आसिफ साहब बोले रुकावट डाली। यही इनकी मेरा ख्याल था कि चलें आपका जो मर्जी डिमांड हो, कम से कम इस तरह के इश्यूज के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ये सियासत खेलना बंद कर देंगे। साइफर और के ऊपर खेलने के बजाय, जिस तरह हमने पहले IMF प्रोग्राम सबोटाज किया था, वो काम करने के बजाय कुछ सीखेंगे और हम नेशनल एक डायलॉग, एक इश्यूज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे करते हुए नजर आएंगे। मगर ये फिर से वही काम कर रहे हैं, कभी सेनेटर्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं, पहले अमेरिका को और डोनाल्ड डू को और बुरा भला कहते थे, आज वहीं पे बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं। आज फिर से फॉर अ सेकेंड टाइम इन 2-3 years ये IMF को रोक रहे हैं पाकिस्तान को ये मदद करने से, अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है। तो मुझे ये अफसोस हुआ देखिए कि सोच में कोई तब्दीली नहीं है और हरगिज भी ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर इन्होंने नथी नहीं किया। इन्होंने वाज़े तौर पे नथी की है अपनी डिमांड को, वाज़े तौर पे IMF से कहा है कि आपको फाइनेंस फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए जब तक आप ये चीज़ पूरी ना करें। बिलाल साहब, कितनी का बिना रखने का इरादा है इस मरतबा हुकूमत का? ये देखिए, ये फैसला नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करेंगे जी। शहबाज शरीफ साहब इज़ ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट और नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं, तो ये चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में फाइनलाइज होंगी। मगर देखिए, बात ये है कि ये जो जुमले हैं ना कि ये नहीं चल सकेगी, ये नहीं हो सकेगा, ये लोगों ने अप्रैल 2022 में भी कहा था कि कोलिशन गवर्नमेंट है, इतने मुश्किल हालात हैं,
इमरान खान साहब जानबूझ के उस टाइम पे डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेल के गए थे। वो लोगों के उस टाइम पे भी खदशात थे कि कैसे एक कोलिशन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के आखिरी साल डेट के अंदर मुश्किल मुआशी हालात के अंदर फैसले कर सकेगी। कोलिशन गवर्नमेंट तो आमतौर पर इससे बेहतर हालात में भी नहीं कर सकती। मगर आपने देखा कि उन 16 माह के अंदर भी काफ़ी मेच्योरिटी के साथ शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पर लीड कर रहे थे गवर्नमेंट को, और दीगर पोलिटिकल जमातें थी उसमें, तो उस टाइम पर भी बड़े मुश्किल फैसले लिए गए। ना सिर्फ IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया गया, बल्कि हुकूमत के इख्तिताम पे IMF के साथ एक नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी हुआ, और उसके साथ साथ इसी 16 माह के अंदर एक सैलाब की आफत भी आई, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए, तो मुआशी चैलेंजेस के साथ वो भी उसको भी निपटा, उस चैलेंज को भी निपटा। तो ये सारी चीजें इसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट आपको एमक्यूएम की जरूरत है भी या नहीं? वैसे आपका नंबर पूरा है बगैर एमक्यूएम के, बिलाल साहब। ये देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है जी कि आई थिंक द नंबर्स आर कंप्लीट, मगर बात नंबर्स की नहीं है जी। देखिए यकीनन हम चाहेंगे कि जो दीगर जमातें हैं, जो दीगर MNAs हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें जितनी यकसुई हो सके, जितना हम उनके अंदर एक हम आहंगी पैदा करके आगे चैलेंजेस को इकट्ठे निपट सकें, उसी में बेहतरी होगी। तो देखिए बात हमेशा सिर्फ ये नहीं होती कि आपके नंबर्स मुकम्मल है कि नहीं, बात ये भी होती है कि आप ये कन्विंस करते हैं कि एक कॉमन मिनिमम कॉमन एजेंडा के साथ मुल्क को आगे लेके चलना है, ये मकसद है जी। और मुझे उम्मीद है दीगर जमातें इसमें हिस्सा डालेंगी। बिल्कुल सही है।